नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एरिया क्लासेस में स्वागत है। आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या वाले चैप्टर और गणित के सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे यहाँ पे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, बेसिक चीज़ों के साथ। तो चलिए आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं एचसीएफ, अभाज्य संख्या, इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए ये जो भी हम कवर करने वाले हैं चैप्टर में, हर एक टॉपिक को हम वहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो बेसिक हमारा पॉइंट पहला रहने वाला है गुणनखंड, दूसरा होगा गुणज। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, तभी हम चैप्टर के आगे की चीजों को कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो देखिए गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या है, उस संख्या को अगर कोई दूसरी संख्या पूरा पूरा विभाजित कर दे और शेषफल कुछ भी ना बचे, तो वह संख्या उसका क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा। कुछ करते हैं कि एक नंबर है जो कि है 12। अब ये 12 है, इस 12 को हम देखते हैं कि इस संख्या 12 को कौन कौन से ऐसे संख्याएं हैं जो पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या हो, यहाँ पे 12 है तो कोई भी संख्या होगा उसको, तो पहली बात जो है 1 हर एक संख्या को पूरी तरह से विभाजित करता है, तो इस 12 को एक जो है पूरी तरह से विभाजित कर देगा। दूसरा हम चेक करते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 से विभाजित करें 12 को, तो 2 छंग 12, अर्थात जो 12 है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। इसी प्रकार से अगर मैं 3 से देखूं तो 3 भी जो है 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। अगला नंबर हम देखते हैं 4 से हम अगर 12 को विभाजित करेंगे, 4 भी 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। यहाँ पे 6 से देखेंगे तो 6 भी 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। एक नंबर और देख लेते हैं 12, जो ये 12 है, ये 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। अर्थात ये सारे के सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1 2 4 6 12, ये सारे के सारे जो है इस 12 को विभाजित कर सकता है और शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 12 के गुणनखंड की बात करूं, तो यहाँ पे हम 12 के गुणनखंड की अगर बात करूं तो क्या होगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो जो जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, 1 जो है 12 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, 2 3 4 6 12, ये सारे जो है 12 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। दैट मीन्स 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है नंबर आपके 12 के गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई संख्या है 10, अब ये संख्या 10 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10 के जो गुणनखंड है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 10 को कौन डिवाइड करेगा। 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, और सबसे हाईएस्ट जो नंबर होगा 10 को 10 डिवाइड कर सकता है। 10 को 1 भी विभाजित कर देगा, शेषफल नहीं बचेगा। 10 को 10 विभाजित करेगा, शेषफल नहीं बचेगा। इसके बीच में देखते देखिए 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 से डिवाइड करने पे भी शेषफल नहीं बचेगा, 2 पंजे 10 होता है। फिर 3 से करेंगे शेषफल बचेगा, 4 से करेंगे शेषफल बचेगा, 5 से करेंगे तो 5 से करने पर भी शेषफल नहीं बचता है। 6 से करेंगे शेषफल बचेगा, कोई भी और संख्या से करेंगे तो शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 को कौन कौन पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, 1 2 5 और 7। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 के जो गुणनखंड होंगे, 10 के गुणनखंड कौन कौन है भाई, कौन कौन सी संख्या है 10 के गुणनखंड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10। ये सारे के सारे जो है 10 के गुणनखंड है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका संख्या होगा उसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, वो संख्या जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, कोई शेषफल नहीं होता है, तो वो उसका गुणनखंड कहलाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल, दैट मीन्स गुणज। गुणज क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या है उसको अगर आप नेचुरल नंबर दैट मीन्स प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हो तो वह संख्या जो है उस संख्या का गुणज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 5।
अब 5 के गुणज की बात करते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो हमने क्या करा भाई, 5 को पहले हमने यहाँ पे लिखा और हमने कहा कि 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो 5 के गुणज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 के गुणज। 5 के गुणज कौन होंगे, देखिए 5 को मैंने पहले 1 से गुणा किया तो 5 हो गया, 5 को मैंने 2 से गुणा किया तो 10 हो गया, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 हो गया, 5 को 4 से गुणा किया तो 20 हो गया। इसके बाद 4 के बाद अगला नंबर हो गया 5, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरह से आते रहेंगे। तो ये सारे जो है आपके 5 के गुणज है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी संख्या के पहाड़े में जो नंबर्स आते हैं वो उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 5 के पहाड़े में ये सारे नंबर आते हैं तो ये 5 के गुणज है, ये चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो आज प्रश्नावली 1 के जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है किनको, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला वाला जो पोर्शन है इसको हम करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको सबसे पहले। तो 140 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले 140। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब भी हमारा लास्ट जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा अगर वह 0 हो या कोई सम संख्या हो तो ध्यान रखिएगा वो 2 से विभाजित होगा। वो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो हम इसको जो है 2 से करते हैं। जो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है तो 2 से विभाजित करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 सत्ते हो गया 14, बचा कुछ नहीं, 0 यहाँ पे उतार दिया हमने। अगला हो जाएगा फिर 2 से करो, 2 तिया 6, फिर यहाँ पे बचा 1 और ये हो गया 10, 2 पंजे 10। आई होप को समझ में आया होगा। लास्ट में आपका 0 था इसलिए फिर से 2 से कर दिया। अब पुनः यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें 2 का पहाड़ा जाता है, तो बिल्कुल नहीं जाता है। 5 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, तो अब किससे देंगे, 3 से देख के देखेंगे क्योंकि अगली अभाज्य संख्या हमारे 3 है। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा। फिर किससे देंगे, 5 से दे देंगे। तो 5 यहाँ पे करेंगे तो 5 सत्ते हो गया 35 और 7 ऑलरेडी आपका एक अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7 हमने कह दिया। ठीक है, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, इसको दिखाना भी है वहां पे कि इस तरह से हमने करा। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 140, जो आपको नंबर दिया हुआ होगा उसको लिखेंगे, बराबर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 लिखा, 1 बार 2 बार है तो इसकी पावर मैंने चढ़ा दी 2, तो 2 की पावर 2 हो गई। फिर गुणा करेंगे, फिर 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 को 1 बार लिख दिया हमने। 7 कितनी बार आया है, 1 बार, तो इसको मैंने 7 को 1 बार लिख दिया। ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे निकालते हैं। तो सेकंड वाला क्या है हमारे पास, देखिए 156 है, नंबर है 156 और इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। भाई 156 है, लास्ट में कौन सा नंबर है, सम है कि विषम है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर जो है सम है तो डेफिनेटली 2 से विभाजित होगा। तो इसको 2 से विभाजित करते हैं। 2 सत्ते हो गए 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से 2 क्योंकि सम संख्या है, 2 तिया 6, बचा 1 और ये हो गया 18, 2 नम 18। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो है लास्ट में विषम संख्या है तो 3 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा। 5 से तो नहीं होगा क्योंकि 9 है लास्ट में, तो इसको 3 से करके देखते हैं। तो 3 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसको 13 से देंगे। अब 13 एकम 13। अब ये जो आया है इसका हम क्या करेंगे भैया, सेम वही चीज, इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे है हमारे पास 156 और बराबर यहाँ पे जो नंबर से इसको लिखेंगे, सारे नंबर्स को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, देखिए 2 है और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 1 और 1 2 बार यहाँ पे आ रही है। तो 2 की पावर होगी 2 और यहाँ पे हो गया 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 और यहाँ पे 13 1 बार है तो 13। अगर आप चाहो तो 3 की पावर 1, 13 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाले का आंसर।
चलिए थर्ड वाला हम करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है हमारा, देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट है 3825 3825 3825। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। 5 किस में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में भी आता है। तो सबसे 9 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 5 7 ये अभाज्य संख्या है। इससे हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा अभाज्य संख्या है 3, तो 3 से देखते 3 कम 3 बचा हमारे पास कुछ नहीं, 3 दूनी 6 बचा हमारे पास 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, तो 3 से यह डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 बचा यहाँ पे 2, ये 22 हो गया, 3 7 21 बचा हमारे पास 1, 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। ये हमारे पास पहला वाला आ गया है गुणनखंड। अब किससे देंगे, फिर से 3 से देके देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 कम 3 और सॉरी 3 चौको 12 बचा हमारे पास कुछ नहीं, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे हो गया 15। फिर 3 से 2 देखो, 3 1 कम 3, 3 चौको 12 पास में नहीं जाएगा, तो किससे देंगे, 5 से देके देखो। अब 5 अट्ठे 40 बचा 2, 5 पचे 25। फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 एक आपका अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17 हो जाएगा। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों को उनके गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3825 इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 3, और 3 कितने टाइम आया है, 1 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 गुणा 5, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 17 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 17 लिख दिया। ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5005। तो चलिए अगले वाले को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कितना है, 5005। तो यहाँ पे 5005 पहले लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 इतना हो गया। अब किससे जा रहा है इसको देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे 3 से, तो 3 तिया हो गया 9 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1 11 नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 बचा 3, यहाँ पे हो गया 30, 7 चौको 28 बचा 2 21, तो 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7 बचा हमारे पास 3, 30 हो गया, 7 चौको 28 बचा हमारे पास 2, 7 तिया 21 इतना हो गया। अब फिर से 7 से देखते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 3 बच जा रहा नहीं होगा। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या हमारे पास है 11, 11 कम 11 बचा हमारे पास 3, 11 तिया 33, तो यहाँ पे 11 से चला जाएगा। 11 कम 11, 11 तिया 33। अब 13 जो है आपका अभाज्य संख्या, तो 13 कम 13 हो गया। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे ही अभाज्य गुणनखंड हो गया, हम क्या करेंगे आगे, हम इन अभाज्य गुणनखंडों को जो है उनके गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 5005 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे, गुणा 7 कितनी बार आया है, 1 बार, गुणा 11 कितनी बार आया, 1 बार, गुणा 13 कितनी बार आया, 1 बार। तो ऐसे लिखेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 4th पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। अगला पार्ट जो है 5th पार्ट है। 5th पार्ट को करेंगे। तो 5th पार्ट क्या है देखते हैं। यहाँ पे 5th पार्ट है 7429। क्या है हमारे पास 5th पार्ट, 5th पार्ट है आपका 7429। अब इस 7429 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 7429 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये जो नंबर है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लास्ट में जो कौन सा डिजिट है, 9 है। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 3 से हो सकता है। तो चेक करेंगे। देखिए 3 दूनी 6 बचा 1, 14 हो गया, 3 चौको 12 बचा 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 19 नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 5 से नहीं जाएगा। 7 से देखेंगे, 7 एकम 7 0, 7 छंग 42 नहीं जाएगा। फिर क्या आएगा, 11, 11 से नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं। 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौको 52। ठीक है, 13 पंजे 65 बचा हमारे पास 9, 92,
13 सत्ते 91, बचा एक, नहीं जाएगा। अब आता है अगला अभाज्य संख्या 17। 17 से देके देखते हैं, 17 से देके देखते हैं। 17 दूनी 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 मतलब 4 बार गया, 17 चौको 68, बचा हमारे पास यहाँ पे 6, तो 17 तिया 51, बचा हमारे पास 11, और 17 तिया 51 बचा 11, तो ये हो गया 119। 17 ये हो गया 17 सत्ते 119 हो जाएगा। देखिए 17 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 7 और 2, 7 और 4 11, 119, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया 17 से पहले विभाजित हो गया। अब किससे विभाजित होता है देखते हैं, फिर 17 से देके देखते हैं। 17 दूनी 34 नहीं जाएगा, अब जाएगा 19 से। किससे जाएगा, 19 से। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बचा 5, 19 तिया 57, फिर हो गया ये अभाज्य संख्या, तो ये 23 हो गया, 23 से कम 23, ये हो गया आपका इसका गुणनखंड। अब इसको हमें क्या करना है, फिर जो है इसके गुणनखंड को क्या करना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7429 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 70 कितनी बार है, 1 टाइम्स, इंटू 19 1 टाइम्स, एंड 23 1 टाइम्स। तो ये हो गया इसका गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा गुणनखंड करने की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोला है प्यारे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया है। एचसीएफ और एलसीएम कहाँ गया, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या पूछा गया समझिएगा। यहाँ पे इनका एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है। एचसीएफ और एलसीएम बताना है, उसके बाद क्या बताना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जो है उनका सत्यापन करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, इसको समझते हैं। पहला वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे है 26 और 91 का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 26 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से जाएगा, बाहर जो लास्ट में जो है आपका सम संख्या 2 से जाएगा, 2 कम 2, 2 के 6, 13 हो गया, 13 कम 13। फिर 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने से जाएगा, देखिए 3 से देंगे तो नहीं जाएगा, 7 से देखे देखो तो 7 एक कम 7, बचा हमारे पास 2, 7 तिया 21, यहाँ पे आ गया ये 13, तो 13 कम 13। 26 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, 91 का, देखिए ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हम करेंगे, जैसे हमारे पास 26 है तो 26 को हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे गुणनखंड करके आया 2 गुणा 13। तो 26 को मैंने 2 गुणा 13 लिख दिया। वहीं आपके पास अगला वाला जो है वो क्या है, देखिए अगला वाला है 91। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इनका एचसीएफ कितना होगा। क्या बता रहा हूं मैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा समझिएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड करा उतना पोर्शन, इतना पोर्शन देखिए। इस पोर्शन में आपको क्या देखना है कि दोनों में हम देखेंगे कौन सी संख्या जो है वो कॉमन है। तो यहां पे देखिए इस वाले गुणनखंड और इस वाले गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है, 13 कॉमन है। और 13 कॉमन है तो हमें ये देखेंगे कि जो कॉमन है उसमें उनकी जो संख्या कॉमन है उसके न्यूनतम घात कितनी है। तो भैया 13 कॉमन है दोनों में और इसके न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। तो यहां पे एचसीएफ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये इसका ये पहला वाला आंसर हो गया कि एचसीएफ कितना है वो निकल चुका है। अब बात करते हैं एलसीएम की। यहां पे एचसीएम निकाला तो क्या किया हमने भाई, दोनों संख्याओं का न्यूनतम घात देख लिया, कॉमन वाला न्यूनतम घात देख लिया। और यहां पे जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम बराबर कितना होगा, ये देखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए भी हम यही देखेंगे इसके गुणनखंड के इतने पोर्शन को। और एलसीएम में जो है सारे नंबर्स आएंगे, मतलब जितने भी नंबर्स यहां पे ऐड हुए आए हैं वो सारे नंबर यहां पे इंक्लूड होंगे। अब देखेंगे कि इनमें जो नंबर्स है वो कौन से है। देखिए यहां पे 2 है तो 2 को हमने एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करा। भाई 13 है जो कि दोनों में है तो हमने 13 को
को तो लिखा, लेकिन 13 को लिखेंगे और क्या देखेंगे भाई, इन दोनों में से जो 13 की अधिकतम पावर है वो कितनी है, तो 13 की अधिकतम पावर 1 है तो हमने 13 लिख दिया। फिर अगला संख्या कितना है, 7 है, तो 7 की पावर कितनी है 1, तो 7 को एक बार लिख दिया। इतना हो गया। तो क्या करेंगे भाई, जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो दोनों गुणनखंडों के बीच में या तीनों गुणनखंडों के बीच में जो अधिकतम पावर होगी कॉमन वाले नंबर की, उस नंबर को लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे अदर जो भी नंबर आपके वहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, देखिए 13 सत्ते हो गया 91 और 91 दूनी हो गया 13 सत्ते 91 और 91 दूनी हो गया 182। 182 तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 182। एलसीएम आ गया 182, ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर। ठीक है, मतलब एचसीएफ निकल चुका है, एलसीएम निकल चुका है। अब हमारा काम क्या है भाई, संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना, मतलब ये जो दो संख्याएं है इसका और इसका गुणनफल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है, ध्यान रखिएगा। हम यहां पे करेंगे जांच, क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे। और जांच करने पे हम क्या करना है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याएं अगर हमारे पास है ए और बी, दो संख्या है तो इनका गुणनफल जो है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे जांच करने के लिए बोला गया है, तो हमने यहाँ पे जांच करना है। तो भैया दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, देखिए हमारे पास संख्या है 26, कितनी है 26, और दूसरा संख्या है 91, इसको गुणा करेंगे और ये किसके बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। और एचसीएफ कितना है भैया हमारे पास, देखिए यहाँ पे एचसीएफ है 13, एचसीएफ है 13 और जो एलसीएम है वो कितना है 182 है, 182। अब क्या करना है भाई, इधर को मल्टीप्लाई करना है, इधर को मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड बराबर आता है नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 26 से इसको गुणा करो जरा, यहाँ पे करते हैं 91 को हम 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं 6 कम 6, 6 नम 54 का 54 ही हो गया, गुणा 2 कम 2, 9 दूनी 18, इतना हो गया 6 6 5 8 13 का 3 बचा 1, 1 और 1 2 हो गया 23 66 आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 23 66 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 13 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 दूनी 26 का 6 बचा 2, 13 दूनी 26 13 13 को 52, 52 दूनी हो गया 104, 104 और 2 106, बचा हमारे पास 10, 13 और 10 23 हो गया, 23 66, 23 66, 23 66, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a इंटू बी बराबर हमें सिद्ध करना था एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः जांच सत्य पाया गया है, अतः जांच सत्य पाया गया है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला है, देखिए 510 और 92, 510 और 92 का आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर यही आपका सत्यता की जांच करनी है। तो हमारे पास 510 हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पे 510 का हम कर लेते हैं गुणनखंड। 510 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए लास्ट में आपका 0 है तो निश्चित रूप से 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10, इतना हो गया। आगे हम करेंगे फिर, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बचा 1, ठीक हो गया। 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे हो गया 15, फिर 3 से करो, 3 दूनी 6, फिर 25 हो जाएगा, नहीं होगा तो अब 5 से करो, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17 हो गया।
अगला नंबर है हमारे पास 91, वही जो हमने अभी भी करा था, 91 नहीं सॉरी 92 है। तो 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से जाएगा, 2 चौको 8 बचा 1, 2 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 एक कम हो जाएगा 23। दोनों को हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये हमने 510 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब हम किसको लिखेंगे भाई, 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 92 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 है तो 2 की घात 2 गुणा 23। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं HCF की। किसकी बात करते हैं, HCF की। HCF की बात करेंगे तो HCF बराबर क्या हो जाएगा भाई, HCF में क्या कहा भाई, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे और उसमें जो कॉमन होंगे, जो कॉमन नंबर होंगे उसके न्यूनतम पावर को हम यहाँ पे HCF में लेंगे। तो देखिए इन दोनों में न्यूनतम जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन नंबर है वो कौन सा है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 है नहीं है, 17 है नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन संख्या क्या है आपके पास, कॉमन संख्या है 2। और 2 की पावर न्यूनतम कितनी है, कम से कम पावर कितनी है, 2 की घात है 1 जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे इसका HCF कितना आ गया, HCF जो है वो 2 लिख दिया हमने। ठीक है, तो गुणनखंडों में जो न्यूनतम कॉमन एलिमेंट होगा वो आपका HCF हो जाता है, बताया था। अब बात करते हैं LCM की। तो यहाँ पे LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हमारे पास यही इसी चीज को देखते हैं और देखते हैं क्या इसमें जो अलग अलग संख्याएं है उसकी जो अधिकतम पावर है दोनों में उसको लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन संख्या है, सबसे पहली बात वो कौन है, 2 है, और 2 की अधिकतम पावर है 2, तो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगला नंबर है 3, तो 3 दोनों में नहीं है, ऊपर वाले में है तो 3, फिर 5, फिर 17, और इस वाले में है 23, इस वाले में है 23, तो इसको मैंने 23 लिख दिया। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, 4 12, 12 5 60, तो ये हो गया 60, गुणा यहाँ पे 17 को और 23 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 तिया 51 बचा 5, 17 दूनी 34 और 5 34 और 5 39, ये हो गया 391। और 391 को हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो 0 आ जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 6 नम 54 बचा हमारे पास 5, 6 तिया 18 और 5 18 और 5 23, 23,460 जो है वो आपका आ रहा है एलसीएम। बहुत बड़ी नंबर आ रही है एलसीएम में। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, अब क्या करना है भैया, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, जांच करने के लिए वही फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे जांच यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जांच करेंगे तो जांच के लिए हमारे पास यहाँ पे हो गया फॉर्मूला, दो संख्या है a एंड v, तो इसका मल्टीप्लाई जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे a के जगह पे है हमारे पास 510 और b के जगह पे है 92। एचसीएफ आया है हमारा 2 और एलसीएम आया है हमारा 2346 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 0 2 5 दूनी 10, 0 9 कम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4 46 920, कितना आ रहा है 46 920, 46 920।
लेफ्ट हैंड साइड में इतना हो गया, राइट हैंड साइड को देखते हैं। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करो 0, 6 दूनी 12 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। भैया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 46 920, 46 920 ये बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या कहेंगे हम आगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः जांच सत्य है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 336 और 54। हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 336 336। तो 336 का गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा देखिए, 2 से करेंगे 2 एकम 2 बचा यहाँ पे 1, 12 हो गए 13 हो गया, 2 छंग 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 से करो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। भाई अगर मैं 54 का करूं, 54 का गुणनखंड करूं तो 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे 3 नम 27, 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमें, अब जो है पहले इसको लिखते हैं। इसको लिखते हैं, जैसे हमारे पास यहां पे क्या आ गया 336। 336 को क्या लिख सकते भाई, 2 कितनी बार आया देखो, 1 2 3 4, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 गुणा 3 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। वहीं 54 में क्या हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 54 इसमें आ रखा है हमारे पास 2 गुणा 3 की घात है 3, ये आ गया हमारे पास दोनों का गुणनखंड। अब हमें निकालना है HCF। HCF कितना होगा, HCF बराबर क्या होगा देखिए मेरे बच्चों, HCF निकालेंगे तो हमने क्या बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनखंड देखेंगे और उसमें देखेंगे कौन सा नंबर जो है कॉमन है। जो भी नंबर कॉमन होंगे उसकी न्यूनतम घात देखेंगे। तो दोनों में नंबर कौन से कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है। लेकिन देखेंगे दोनों में जो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ पे देखिए दोनों में जो है 2 की न्यूनतम घात जो है आपको दिख रही है 1। तो यहाँ पे 2 हो गया गुणा 3 है, यहाँ पे 3 दोनों में है, तो 3 की न्यूनतम घात कितनी है 1 है, तो 3 की घात भी 1, 2 की घात 1, 3 की घात 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6। तो HCF कितना आ गया आपका, HCF जो आ गया आपका 6 आ गया, HCF आ गया आपका 6। ये आपका एक आंसर हुआ। वही हम बात करते हैं LCM की। तो LCM कितना हो जाएगा देखिए, LCM बराबर, LCM में हमने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं का पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो इसमें नंबर्स होंगे अलग अलग नंबर, सारे नंबरों को यहाँ पे ऐड लेंगे हम, लेकिन उन नंबरों के दोनों में जो अधिकतम घात है उसको लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, समझना, गुणा 3 भी है, गुणा 7 भी है, 3 है, 2 है, 3 है, 7 है। लेकिन क्या देखेंगे भाई, दो अलग, सारे अलग अलग नंबर है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 की घात 4 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 16 हो जाएगा। 3 की घात 3 हो जाएगा आपका 27 गुणा 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, 27 और 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 27 गुणा 16 कितना हो जाएगा देखिए, 16 16 16 16 48, 16 चौको 64,
64 और 48, 102, 64 और 48, 64 प्लस 48, 2, 6 4 10 11, 112, 112 का 2 बचा 11, 16 दूनी 32 और 11 43, और इसको हम फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 चौको 28 और 2 30। कितना आ गया भाई? 30 24, 30 24। ठीक है, चलिए इसको हम दोबारा गुणा करके देखते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 27 को 16 से, 16 चौक 16 6 सत्ते 42 का 2 बचा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 गुणा 7 गुणा 2, यहाँ पे हो गया 2, 6 दूनी 12 13 का 3, 2 3 4, 432। ठीक है, ये एलसीएम की बात किया था, तो एलसीएम जो है हमारा आ गया 3000, कितना? 3000 जो है 24 आ गया आपका एलसीएम। ये आपका ये वाला आंसर हो गया। अब बात करते हैं सत्यता की जांच की, तो सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जांच लिख देते हैं, जांच, और जांच में हम एक बार फॉर्मूला जरूर लिख देंगे ताकि हमारा चीज़ें और अच्छा से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो पाए। तो ए क्रॉस बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों संख्याएं क्या क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों संख्या 336 गुणा 54, और एचसीएफ है हमारे पास है, एचसीएफ है हमारे पास 6, और एलसीएम है हमारे पास 3024। दोनों को सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं कैसे क्या आता है। 54 से इसको मल्टीप्लाई करिए 336 को, 6 चौको 24 बचा 2, 4 12 13 14, 4 12 और 1 13, 5 30, 5 15 और 3 18 बचा 1, 5 15 और 1 16, 4 4 1 7 8 1, 18 144 आ रहा है, 18 144। वही अगर मैं 3000 इसको मल्टीप्लाई करूं, 6 चौको 24 का 4 बचा हमारे पास 2, 6 दूनी 12 और 2 14 बचा 1, तो 1 हो गया 6 तिया 18। कितना आ रहा है? 18 144, 18 144, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिल रहा है हमें, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिल रहा है, अतः हम क्या कह सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः जांच सत्य है। बस ये हो गया इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स। चलिए अगले पार्ट्स में हम यहाँ पे कूच करते हैं। अगला पार्ट क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं भाई। पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते, पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास 3 संख्या है। पहला संख्या 12, दूसरा संख्या है 15 और तीसरी संख्या है 21। सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितना आएगा? 2 छंग 12, 2 तिया 6। 15 का करते हैं 3 पंजे 15। 21 का करते हैं 3 सत्ते 21। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 12 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3, क्योंकि 2 एक 2 बार आया है और 3 एक बार आया है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो अगला संख्या है वो क्या है? 15। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5। वहीं अगला संख्या जो है हमारे पास वो है कितना? 21। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7।
अब बात यहाँ पे आती है कि एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो इनको देख के हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा, ये शायद विजिबल नहीं है बहुत अच्छा ये वाला कलर, तो हम यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं। HCF बराबर क्या बताया था HCF के लिए, ये जितने भी आपके नंबर्स थे उसके गुणनखंड करें। इन गुणनखंडों में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है वो तीनों में है और उसकी न्यूनतम घात कितनी है। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसकी न्यूनतम घात जो है वो 3 ही है। तो HCF की बात करा हमने, तो HCF तो आ गया हमारा 3। ये आपका हो गया पहला वाला आंसर। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था भाई, जो भी आपके पास नंबर है इन सभी नंबरों का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, फिर जो है उसमें देखेंगे कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा है। तो मैंने लिख दिया पहले 2, 3, 5, 7, सबसे पहले नंबर्स को लिख दिया, अलग अलग नंबर्स। अब देखेंगे कि इनमें कौन से नंबर की अधिकतम पावर कितनी है। तो यहाँ पे 2 की अधिकतम घात देखा मैंने तो 2 है, तो इसको मैंने घात अधिकतम वाला लिख दिया। फिर 3 है, 3 जो है सभी में उसकी घात 1 है, 5 की घात 1 है, 7 की घात 1 है। बस इतना हो गया। बस इन सबको हल करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 2 की घात 4, 2 की घात 2 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 हो गया, 7 छंग 42, 420। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 420। एलसीएम आ गया 420, ये आपका अगला आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोला गया 17, 23 और 29 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट है। तो पहले कितना है हमारे पास, 17 है, फिर 23 है, फिर 29 है। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा होगा सारे के सारे अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 17 एकम 17 हो जाएगा, 23 एकम 23 हो जाएगा, 29 एकम 29 हो जाएगा। अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए एचसीएफ, चलिए एचसीएफ निकालने से पहले मैं इसको लिख देता हूं एक बार। 17 को क्या लिख सकते हैं भाई, 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 1। वहीं 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा 1। वहीं 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा 1। अब यहां पे बात आती है कि एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर, भाई सारे के सारे अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए इन सभी में आपको एक नंबर जरूर दिख रहा है जो कि है आपका नंबर 1। तो यहां पे हमारे पास एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। ये आपका एक आंसर होगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर एलसीएम के लिए क्या बताया था, जो भी नंबर है सारे को यहां पे लिख दो एक बार। 17 है, 23 है, 29 है और 1 भी है, 1 को भी लिख दो। नहीं भी लिखेंगे 1 को चलेगा। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब 23 को मैं 17 से गुणा करता हूं, देखो 23 को 17 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा देखिए, 17 ते 51 बचा 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 3 9 1 आ गया। और 3 9 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 से करो। 9 1 कम 9, 9 नम 81 का 1 बचा 8, 9 तिये 27 और 8 हो गया 35 गुणा
2 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 2, अच्छा जोड़ना होता है भैया, 9 3 8 5 13 का 3 बचा 1, 4 और 7 11, 11 3 3 9, कितना आ गया 11 3 3 9। ये जो आ गया आपका एलसीएम आ गया है। क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। एलसीएम इतना हो गया, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बोला गया 8 9 और 25 है। कितना है 8 9 और 25। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पे है पहला नंबर है 8, दूसरा है 9 और तीसरा है 25। करो। दो से करो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 5 25, 5 एकम 5। क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पे लिख सकते 8 बराबर 2 की घात 3 लिख दिया। नौ बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर 3 की घात 2। वहीं 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 बराबर 5 की घात 2। बात आती है एचसीएफ की, तो यहां पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पे इसको मैं साथ में और क्या लिख सकता हूं, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो एचसीएफ की बात करेंगे, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। आगे जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो है उसको निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, इन सभी को जो भी नंबर है 2 3 5 इसको लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 और इनके पावर्स जो अधिकतम है उसको लिख दो। कितना है भैया, 3 है, 2 है, 2 है। इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 25। मल्टीप्लाई करो, 8 नम 72 और 72 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50 बचा 5, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175 और 5 180, 1800 एलसीएम बराबर। ये आपका थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, देखिए एचसीएफ इतना का जो है वो 9 दे रखा है, एचसीएफ जो है 306 और 657 का जो है 9 दे रखा है। आपसे पूछा गया है सीधे सीधे एलसीएम निकालिए इनका। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे इसको बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। यहाँ पे हमें पे क्या दिया रखा है वो देख लेते हैं। पहले दिया रखा है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ जो है वो दे रखा है जो कि है 9 और एलसीएम जो है हमसे पूछा गया है। तो एलसीएम जो है पूछा गया है। अब हमें एलसीएम कैसे निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल, जो कि हमारे पास मान लेते हैं संख्या है ए है पहली संख्या और दूसरी संख्या है बी, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो बराबर किसके होता है, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे संख्या ये जो है वो है आपका 306, ये दिख रहा है आपको। संख्या ये जो है 306 है और संख्या बी जो है वो 657 है। तो यहाँ पे हो गया 306 गुणा 657,
इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर। और एचसीएफ जो है हमारा 9 दे रखा है, तो एचसीएफ की जगह पे हमने रख दिया 9 गुणा यहाँ पे एलसीएम हो गया। निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है, तो इस एलसीएम को यहीं पे रखते हैं, 9 को हम इधर लेके आते हैं इसके बट्टे में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 306 गुणा 657 बट्टे हो जाएगा 9। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 से इसको करिए डिवाइड, 9 तिया हो गया 27, बचा हमारे पास 3, 3 और 6 36 हो गया, 9 चौको हो गया 36। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 34 गुणा 657। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वह वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है हमारे पास 657, और इसको हमें गुणा करना है 34 से। किससे गुणा करना है, 34 से गुणा करना है। करिए गुणा, देखिए 4 सत्ते 28 का 8 बचा हमारे पास 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 बचा हमारे पास 2, 4 छंग 24 और 2 हो जाएगा हमारा 26। गुणा का चिन्ह, 3 सत्ते 21 बचा हमारे पास 2, 3 पंजे 15 और 2 17 और बचा हमारे पास 1, 3 छंग 18 और 1 हो जाएगा 19। अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 8 ये हो गया, यहाँ पे हो गया 2 और 1 3, 6 और 7 13, 13 का 3 बचा हमारे पास 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 का 2 बचा हमारे पास 1, 1 और 1 हो गया 2। ये हमारे पास वैल्यू और निकल के आई 22 33 8। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, अतः एलसीएम बराबर हो गया हमारे पास 22 33 8। ये जो है हमारा इसका आंसर निकल के आ गया प्यारे बच्चों, जो हमसे पूछा गया था वह आंसर निकल के हमारा यहां पे आ गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, यहां पे n होना चाहिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो ये चीजें चेक करनी है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या से तात्पर्य है आपके जो काउंटिंग नंबर है वो होते प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 करके इस तरह से जो भी नंबर होंगे वो आपके प्राकृतिक संख्या होगा। और बोला है क्या, संख्या 6 की घात n मतलब 6 की पावर वही नंबर चढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्या, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये बोला गया कि 6 की घात पहले 1 रखो, 6 की घात 2 रखो, 6 की घात 3 रखो, 6 की घात 4 रखो, इस टाइप से रखते जाओ और रखने पर क्या यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, तो उसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो उसके लिए हम क्या कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या है उसका आप गुणनखंड करिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 10, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 5। तो आपने देखा कि 2 गुणा 5 है, जब 2 और 5 को गुणा किया तो 10 आया, यूनिट प्लेस पे आपके आ गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या होगा अगर वो संख्या 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का अगर हो तो वह संख्या किस पर समाप्त होगी, इस कंडीशन में इसका यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, आपका 0 प्राप्त हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। ध्यान रखिएगा यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां पे m और n क्या होंगे, ध्यान रखिएगा, जो m और n है वो क्या हो जाएंगे, आपके प्राकृतिक संख्या होंगे, नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या का सदस्य होना चाहिए m और n, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 पर समाप्त हो जाएगा। अब m और n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते बड़ा ही आसान है, केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है। हमारे पास जो संख्या दे रखा है पहले उसको लिखते हैं, कितना है भैया, 6 है, बराबर 6 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो कितना लिख सकते हैं, 2 ×
3। अब ये 2 गुणा 3 के रूप का है। अब 2 गुणा 3 के रूप का है तो भैया यहां पे हमने क्या कंडीशन बताया, शून्य पर कब समाप्त होगा, जब उसकी पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का हो, या फिर 2 गुणा 5 के रूप का हो, तो वह क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। इसका मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड में एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना आवश्यक है। अगर ऐसा हुआ तो वह शून्य पर समाप्त होगा। तो यहां पे इतना हो गया, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना सा आपको लिखना है और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर के, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्या क्यों है इसको समझेंगे तो सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कौन से होते हैं, वे संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होता है। वही भाज्य संख्या कौन होते हैं, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट है, देखिए एक तो इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, और दोनों को सॉल्व करके हमें बताना है कि यह एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहला वाला हमारे पास पार्ट क्या है, 7 है इंटू 11 है इंटू 13 है प्लस 13 है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पद है, ये आपस में गुणा में है, ये प्लस के साथ है, इसका मतलब एक पद ये है दूसरा पद ये है, दोनों को ऐड कर रखा है इसमें। तो दोनों में देखिए 13 है तो 13 को हम यहां से ले लेते हैं कॉमन। 13 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। यहां से 13 को कॉमन लिया तो 1 बचा, यहां से 13 को कॉमन लिया तो 1 बचा, बराबर 13। 11 सत्तर 77 गुणा 1 77 प्लस 1 करते हैं इसको, 13 गुणा कितना हुआ 78, इतना हो गया। अब देखिए कोई भी संख्या है उसके साथ हम 1 को गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 13 गुणा 78 गुणा 1। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये वाला संख्या था और उसका गुणनखंड जो है ये आया, इसमें हमारे पास कितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इस संख्या के 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। अगर मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो तो वह एक भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहां पे कहेंगे चूंकि 7 इंटू 13 इंटू 7 के बाद 11 है, सॉरी, चूंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का 3 गुणनखंड है, अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। बस इतना कर दीजिए, काम हो जाएगा।
सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट इतना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर है 7 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जो भी नंबर दिया हुआ है इसमें देखिए कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, तो क्या कॉमन है देखते हैं। इसमें यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों में से हम 5 को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचा था। ठीक है, इतना हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, हमने क्या करा भाई, 5 को ऐसे ही रखा, अंदर इसको सॉल्व किया। देखिए 7 छंग 42 और इधर 4 12 12 दूनी 24, 4 12 12 दूनी 24 और 42। 42 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, 24 दूनी 48 का 8 बचा 4, 24 चौको हो गया आपका 96, 24 चौको 96 और 4 96 और 4 हो गया 100, 1008 हो गया। 1008 प्लस 1। एक बार पुनः देख लेते हैं। 7 छंग 42, 4 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 बचा 8, 24 चौको 96, 96 और 8, 96 और 8 104 होता है। गलत लिख दिया था हमने यहाँ पे। एक 108 होता है, तो यहाँ पे 100 इतना हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू इसको करिए तो ये हो गया 1049 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू 1। अब भाई इतना हो गया तो यहां पे वही लिखेंगे, चूंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। ये ध्यान रखिएगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यह है क्वेश्चन आपका, समझिएगा। हमारा जो वृत्ताकार पथ है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए कोई वृत्ताकार पथ है। अब भाई कौन कौन है भाई, रवि है और सोनिया है मेरे ख्याल से। सोनिया है, सोनिया और रवि जो है चलना शुरू कर रहा है। कहाँ से? यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। मान लेते हैं ये सोनिया ने चलना शुरू करा, ये रवि ने चलना शुरू करा। दोनों ने एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना शुरू करा, लेकिन जो सोनिया है वो इसका एक चक्कर जो है वो 18 मिनट में लगाता है, जबकि रवि 12 मिनट में लगाता है। तो वो दोनों पुनः एक साथ एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? तो जब यहाँ पे बोला है तो देखिए ये घूमते रहेंगे, दिन भर घूमते रहेंगे तो कई बार मिलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे कम समय में मिलेंगे उसको निकालना है। तो कम समय में, सबसे कम समय में पहली बार कब मिलेंगे तो उसको निकालना है। तो उसके लिए हम निकालेंगे इसका एलसीएम। किसका?
सोनिया और रवि द्वारा तय किए गए समय, दूरी को तय करने में लगे समय का। ठीक है, तो यहां पे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा जब भी हमें न्यूनतम समय पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों का पुनः मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ 18 और 12। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसका गुणनखंड करिए 18 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 18 का गुणनखंड करो, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, वही 12 का एलसीएम लेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पे दोनों में देखो भाई, एलसीएम निकालना है तो 2 और 3 ही आएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है वो देख लेंगे। 2 दोनों में देखिए, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। तो हमने कहा था इसकी अधिकतम घात, एलसीएम के लिए अधिकतम घात लेते हैं, 2 की घात हो जाएगी 2 और 3 की घात भी हो जाएगी 2। 2 की घात 2 4 हो गया, 3 की घात 2 9 हो गया, और ये 9 चौको हो गया 36। तो यहाँ पे कितना हो गया 36, और ये हो जाएगा मिनट। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, ये हो गया इसका आंसर। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।